हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन लोग कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 12th इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अगर वेटेज की बात करें नीट 2025 में तो इसके अराउंड 2 क्वेश्चंस पॉसिबल हैं और दो दो क्वेश्चन तो आते रहे हैं इसके हर एग्जाम में। तो 2 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से एक्सपेक्टेड है आपके, और इस चैप्टर को डिटेल में करेंगे। डिटेल का मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट इतना डिटेल जितना हमें नीट के लिए सफिशिएंट हो, राइट। तो जल्दी जल्दी से सारे टॉपिक्स भी देखेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, और क्वेश्चन सबके सब PYQs रहने वाले हैं ताकि आपको एक आइडिया हो हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूलाज इन द क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज़ है, कैसे आती है, देखो। सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ। Coulomb's law says that you have two charges Q1 and Q2 जिनके बीच में डिस्टेंस है R। तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएंगे विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड इट इज गिवन एज F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वेयर, where K is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught and its numerical value is 10 raised to 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम्ब इनवर्स स्क्वेयर। अगर बात करें व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, permittivity of vacuum, and its value is 8.85 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वेयर और कूलम्ब स्क्वेयर। तो ये वैल्यू तुम्हारी परमिटिविटी की। अब ये फॉर्मूला है क्या, क्या काम आता है, देखो। दो चार्जेस हैं आपके पास, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो उनके बीच में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हो तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ये होता है तुम्हारे पास। और इसमें कुछ और बातें, और इसमें और भी बहुत बातें कर सकते हैं, राइट। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम्ब इनवर्स स्क्वेयर। एप्सिलॉन नॉट आपको क्या बताएगा मीडियम के बारे में, कि मीडियम आपका कैसा है, मीडियम की जो वैल्यू है उस परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, तो उस पर बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर कह सकते हो फ्री स्पेस, तो उसकी वैल्यू आपके पास है 8.85 10⁻⁻, यहाँ -12 है, जस्ट मिनट, -12 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वेयर कूलम्ब इनवर्स कूलम्ब स्क्वेयर। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का, राइट। अब ये फॉर्मूला जो है तुम्हारा, ये फोर्स है, ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। दिस इज अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। अब फोर्स मीडियम पर डिपेंड कर रही है तो इसमें कोई ना कोई मीडियम की टर्म होगी। तो यहाँ जो आपका एप्सिलॉन है वो मीडियम का एक टर्म है जो आपको हमेशा बताएगा कि मीडियम कौन सा है। अगर बात करें किसी अदर मीडियम की, इन एनी अदर मीडियम you can write it as F in any other medium will be equal to 1/4 pi epsilon of that medium Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वेयर। ये फोर्स है आपका किसी अदर मीडियम में, राइट, ओके। और एक बात और जो तुम्हें अभी तक नहीं पता, एक टर्म relative permittivity, relative permittivity, relative permittivity बोल दो या फिर बोल दो इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसका जो सिंबल यूज करते हो आप लोग वो होता है या तो K या फिर एप्सिलॉन R। अगर मैं एप्सिलॉन R यूज करूं, इट इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ एनी वैक्यूम डिवाइड बाय, सॉरी, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इस फॉर्मूला का अगर मैं यहाँ यूज करूं तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन R। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एनी मीडियम विद वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अभी तक बेसिक बातें हुई हैं।
अभी हमने डायरेक्शन पर बात बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि डायरेक्शन भी यहाँ होती है, क्योंकि आपका चार्ज प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो वो फोर्स अट्रैक्शन की भी दे सकता है, रिपल्शन की भी दे सकता है। तो उस टाइम तुम्हें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, तो नेचर ऑफ फोर्स में तुम बता सकते हो इफ चार्जेस आर ऑपोजिट नेचर देन दे बोथ विल अट्रैक्ट, तो आपकी फोर्स होगी अट्रैक्टिव नेचर की। इफ चार्जेस आर ऑफ लाइक नेचर, दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों माइनस माइनस हो, देन दे विल रिपेल ईच अदर, तो आप कह सकते हो रिपल्सिव फोर्स होगी। बिल्कुल, फोर्स आपको कौन बताएगा? चार्जेस का सिनेरियो, कि चार्ज आपके पास कैसे हैं। ऑलराइट, तो ये थी बेसिक सी बातें, कूलम्ब्स लॉ और उसके कुछ कॉन्स्टेंट्स, तो हमने उस पर बात कर ली। अब फर्दर अगर मैं बात करूं यहाँ, तो हमें जो बात करनी है यहाँ पे चार्जेस इन इक्विलिब्रियम वगैरह और उसकी, तो देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपके पास एक चार्ज गिवन है Q1, आपके पास एक चार्ज गिवन है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है D। ऑलराइट, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वेयर शुड आई प्लेस अनदर चार्ज कैपिटल Q, कि वो उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा जीरो हो, उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो। तो पहले बात करते हैं फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस। अगर लाइक चार्जेस की बात करूं, मान लीजिए Q1 और Q2 का नेचर सेम है, इट कैन बी प्लस प्लस और माइनस माइनस, उनके कहीं बीच में किसी डिस्टेंस x पर Q1 से मैंने एक चार्ज को प्लेस किया, सच दैट नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज जीरो, तब तुमसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस कितना है, तो उस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू रूट Q1 d अंडर रूट Q2 प्लस Q1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो तुम याद रखोगे। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि Q1 का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा होना चाहिए Q2 के मैग्नीट्यूड से। Q1 का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? कम इन कंपैरिजन टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। सेकेंड, अगर मैं बात करूं फॉर अनलाइक चार्जेस, फॉर अनलाइक चार्जेस, तब आप लिख सकते हो एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस D। अब सपोज करो ये चार्ज माइनस है, ये चार्ज प्लस है, आप इनके बीच में कहीं एक चार्ज प्लेस करते हो कैपिटल Q जो कि प्लस का है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स देखूं तो मैं, ये चार्ज को क्या करेगा? रिपेल, एंड दिस चार्ज विल अट्रैक्ट। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो तो नहीं हुआ, वो एक डायरेक्शन में आ रहा है। सेम वे में अगर आप यहाँ माइनस का चार्ज प्लेस करेंगे, उस टाइम ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स तब भी जीरो नहीं होगा। तो अगर आपको नेट फोर्स जीरो करना है, उस टाइम ये चार्ज आपको प्लेस करना होगा कहीं इस पॉइंट पर, जिसका डिस्टेंस है x फ्रॉम चार्ज Q1, और यहाँ कंडीशन आपको गिवन है कि Q1 और Q2 दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस है एक माइनस है। और इस टाइम कंडीशन ये भी है कि Q1 का मैग्नीट्यूड अगेन Q2 से छोटा होना चाहिए, तब आप बोलोगे x की जो वैल्यू है इस डिस्टेंस की, दैट विल बी इक्वल टू T अंडर रूट Q1 रूट Q2 माइनस ऑफ रूट Q1। डायरेक्ट फॉर्मूला। इतने फॉर्मूलाज अगर तुम्हें याद है, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना आता है, तो तुम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्योंकि नीट के पेपर में ज़्यादा वेक्टर वाले क्वेश्चन वो नहीं देता, ज़्यादा डायरेक्शन की बातें नहीं करता, वो एक ही एक्सिस के लॉन्ग ही ज़्यादातर घूमता है। तो एक ही एक्सिस के लॉन्ग अगर वो बातें करेगा, तो हमें वहाँ ज़्यादा वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम डायरेक्टली कॉमन सेंस इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो लेट्स ट्राई आउट द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, एनालाइज करिए स्टेप बाय स्टेप। आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं A एंड B। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं पॉइंट चार्जेस को ड्रॉ करता हूँ। मेरे पास एक चार्ज A, एक चार्ज है B, हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q रिस्पेक्टिवली, इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q रिस्पेक्टिवली।
आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट, एक डिस्टेंस दूर है वो, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है आर, ठीक है। एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, इस टाइम पर इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो कितना आपको गिवन है, एफ के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट, इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, मतलब इस चार्ज से, ए चार्ज से आपने 25% चार्ज निकाला, मतलब क्या हुआ, इस क्यू में से मैं 25% निकालूंगा तो बचा क्या 75%, और 75% आप कैसे लिखोगे, 3Q/4। ऑल राइट, और इस माइनस क्यू में मैंने वो ऐड कर दिया, इस माइनस क्यू में मैंने Q/4 को ऐड किया तो इसके पास कितना चार्ज आएगा, -3Q/4, तो इसका चार्ज -3Q/4, और उनके बीच का डिस्टेंस सेम है। अब वो पूछते हैं, अब बताओ उनके बीच का फोर्स क्या होगा। इस टाइम पर उनके बीच का अगर मैं फोर्स लिखूं, दैट विल बी इक्वल टू एफ के Q1 Q2 डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, 3/4 3/4 9/16, इसको एफ डैश नाम दे दो क्योंकि नई फोर्स है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो आप बोल सकते हो कि जो नया फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू 9/16 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स, और ये तुम्हारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट कूलम्ब्स लॉ पर डायरेक्टली बेस्ड, कोई डायरेक्शन की बातें नहीं, कोई कुछ फालतू बातें नहीं। अगले क्वेश्चन में देखो, कोई भी चार्ज Q है तुम्हारे पास, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, मतलब तुम्हारे पास एक चार्ज Q गिवन है, एक चार्ज Q और गिवन है, उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के सेंटर पर आपने एक चार्ज रखा है स्मॉल q, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एज्यूम करो d/2, और यहां से भी d/2, कंप्लीट इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू, तो तुम्हें बताना है इस q का चार्ज कितना होगा। तो अभी बात कर लेते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में सिस्टम होना चाहिए कि चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट ना करें, वो सब के सब स्टेबल हो जाएं। तो तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया था लाइक चार्जेस के केस में, लाइक चार्जेस क्यों, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव वहाँ भी पॉजिटिव, उसका फॉर्मूला बताया था x इक्वल्स टू d√Q1 डिवाइड बाय √Q1 प्लस √Q2। इस टाइम तुम्हारे पास Q1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, Q, Q2 भी आपका Q। अब डिस्टेंस कितना गिवन है इस चार्ज से यहाँ तक का, d/2, सॉरी ये x की वैल्यू आपको गिवन है, चार्ज की डिस्टेंस आपको गिवन है d/2, तो तुम ये फॉर्मूला तो क्यों यूज करोगे, सॉरी फॉर दैट। हमें कौन सा पोजीशन फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड हेयर चार्ज, तो हम फोर्स को कंपेयर कर देते हैं बस, और कुछ नहीं। अब मुझे ये पता है ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, ये चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेट फोर्स 0 आना चाहिए क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर दो, कंपेयर करें तब भी हम आंसर नहीं बता पाएंगे। तो आप ऐसा करो, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, के क्यू डिवाइड बाय d/2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय d/2 का स्क्वायर। दोनों इक्वेशन सेम है, इससे आप कुछ फाइंड नहीं कर सकते। इसकी जगह मैं फाइंड करूंगा ये चार्ज A, ये चार्ज B, ये चार्ज C, नेट फोर्स ऑन चार्ज A कितना लग रहा होगा, उस पर बात करते हैं कि नेट फोर्स की बात करूं, Q चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा किस तरफ, बाहर की तरफ, और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ, क्योंकि अगर बाहर की तरफ लगाएगा तो ये बाहर ही चला जाएगा, देन इट शुड बी नेगेटिव। एक चीज़ तो साफ साफ क्लियर हो गई कि आंसर तुम्हारा माइनस में ही आना चाहिए। अब माइनस में आना चाहिए तो कितना माइनस में आएगा, तो देख लेते हैं। इस पर लगने वाला नेट फोर्स लिखूँ मैं, सबसे पहले ए पर बी सी कितना फोर्स लगा रहा होगा, के क्यू डिवाइड बाय d²,
विल बी इक्वल टू इसका और इसका फोर्स के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, और 4 ऊपर गया, क्यू विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू विल बी इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय 4, और साइन तुम्हारा माइनस का आएगा बिकॉज फोर्स तुमने उस तरफ मानी थी। तो ये तुम्हारा आंसर। कुछ इस तरह से आप इसको सोल्व करते हैं। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। Point charges 4q minus q plus 4q are placed kept on x-axis at points 0a 2a। ये 0, ये पॉइंट a, ये पॉइंट 2a। सॉरी फॉर दैट। 3 चार्जेस हैं, आपको पॉइंट्स गिवन है, वहाँ चार्जेस को आपने प्लेस किया है। और चार्जेस कौन कौन से हैं? एक आपके पास +4q, एक -q, एक +4q। ठीक है, देन आपको बताना है कि ओनली -q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द चार्जेस इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो चेक कर लेते हैं कि सभी पर फोर्स की बात करते हैं। तो मैं इस चार्ज पर बात करूं एट O, ये फोर्स लगा रहा होगा रिपल अट्रैक्शन की इस तरफ, कितनी लगाएगा? 4q इंटू क्यू डिवाइड बाई इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन की, कितना? q 4q डिवाइड बाई इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों फोर्सेस सेम है, k 4q इंटू क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और इसका फोर्स लिखोगे k 4q इंटू क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। दोनों सेम फोर्सेस हैं, तो ये तुम्हारा स्टेबल है। इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0, तो इट इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट एट पॉइंट बी बात करते हैं। राइट, एट बी वाला चार्ज, इस चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा? -q अपनी तरफ, +4q इसको रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्सेस को मैं कंपेयर करता हूँ, अगर आंसर सेम आया तो देन इट विल ऑल्सो बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो, ये फोर्स लगाया, इसने कितना लगाया? k q 4q डिवाइड बाई ए स्क्वायर, बिल्कुल। और दूसरा फोर्स इस पर लग रहा है k 4q और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। इसका आंसर तुम्हारे पास है 4k q स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और इसका आंसर तुम्हारे पास आएगा k 4q मल्टीप्लाइड बाई 4q डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, कितना फोर्स आया आपके पास? 4k q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी स्टेबल होगा, क्योंकि इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0। अगर ये भी स्टेबल है तो ऑब्वियस बात है ये भी स्टेबल होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल डायग्राम है। इट मीन्स सभी के सभी चार्जेस किसमें है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हो आप? फोर्स फाइंड करके उस पर्टिकुलर चार्ज पर कौन कौन सी नेट फोर्स लग रही हैं। सॉरी, नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और जो फोर्स के अलग अलग पार्ट्स हैं वो किस किस डायरेक्शन में हैं तुम इजीली बता सकते हो। तो फोर्स का पार्ट पूरा हुआ। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो सीनेरियो क्या है आपके पास। फॉर्मूलाज की बात करेंगे सबसे पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जब पॉइंट चार्ज की बात आए उसे किसी भी डिस्टेंस r पर आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो फॉर्मूला यूज करोगे k q बाई आर स्क्वेयर। और अगर डायरेक्शन पूछे तो तुम डायरेक्शन बता सकते हो। फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन इज आउटवर्ड, हमेशा चार्ज से दूर की तरफ। फॉर नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन इज ऑलवेज इनवर्ड्स। अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ आएगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ। तो ये फॉर्मूला ठीक है। और तुम्हें जो कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स के फॉर्मूला पता होना चाहिए वो देखो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू ए रिंग या सर्कुलर कॉइल बोल देते हैं ऑन इट्स एक्सिस। कि आपके पास कोई भी एक चार्ज रिंग है, उस रिंग के सेंटर से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x डिस्टेंस पर अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप बता सकते हो उसका फॉर्मूला। अगर इस पर चार्ज q है देन यू विल राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। ये तुम्हारा पूरी की पूरी रिंग के केस का फॉर्मूला। अब रिंग में एक बात और इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। कई बार ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ x का पार्ट आ रहा है। इफ़ डिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ डिक्रीज कर रहा हूँ, तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो वो किस पर होगा, प्लस माइनस r/√2। प्लस मतलब इस डायरेक्शन में, माइनस मतलब इस डायरेक्शन में। अब इसमें एक बात और, अगर तुमसे पूछे एट सेंटर जब आपके पास x 0 होगा, यानी ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए, तब तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0, बिकॉज x 0 कर दोगे इस फॉर्मूला में। ऑलराइट, अब इसमें एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क। अगर तुम्हारे पास रिंग का कटा हुआ टुकड़ा सा हो कुछ इस तरह का, ये एक रिंग है उसका कटा हुआ टुकड़ा जिसके एंगल थीटा, ये रेडियस, सेंटर ओ, इसकी चार्ज डेंसिटी कुछ भी हो सकती है लैम्डा, तो इसके लिए आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन θ/2, 2k लैम्डा बाई आर साइन θ/2। इसके केस में बस इतने ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और आगे डाइपोल वगैरह आएंगे तब किताब देखेंगे, तो इतने अगर आपको आते हैं तो इनफ है। और भी बहुत है, जैसे इनफाइनाइट वायर, वो गॉस लॉ में पढ़ते ही हैं, या फिर तुमसे पूछा जा सकता है कि एक फाइनाइट वायर, बट वो कम ही आता है, ज़्यादातर ये चीज़ें आती हैं, तो इनके फॉर्मूलाज हमने याद कर लिए। अब ट्राई आउट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन का देखो सीन क्या है तुम्हारे पास, आ स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल कंडक्टर तुम्हारे पास है जिसका रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, उसके ऊपर चार्ज क्या है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब, distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 सेंटीमीटर from center? यानी सेंटर से किसी पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस कितना आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी आप कैसे लिखते हो, k/r²। r क्या होता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से। हमने पॉइंट चार्ज की बात की थी, बट जब कभी स्फेयर भी आए ना, तो स्फेयर से भी हमेशा सेंटर से ही डिस्टेंस हम पिक करेंगे। देन ई पी विल बी इक्वल टू के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू तुम्हें गिवन है 3.2 × 10⁻⁷, और रेड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गिवन है आपको 15 × 15 सेंटीमीटर में है तो मीटर में लिख दो। अब इसके बाद इसको सोल्व करोगे, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं कौन सा आंसर आ रहा होगा। 9 × 3.2 और डिवाइड में 15 × 15, 10 की पावर्स को अगर मैं ऐड ऑन करूं, +9 -7 +2 -4 ऊपर जाएगा +6 न्यूटन पर कूलम्ब। अब इसको सेटल डाउन करते हैं, यहाँ 10, ये ऑलमोस्ट 2 पर गया, ये 7.5 पर गया, और ये कटा 1.28 जो अप्रोक्स हमारा आंसर है 1.28, और 10 डिवाइड में तो 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब तुम्हारा आंसर। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, और इसमें
ज़्यादा कुछ नहीं था, जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था और इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना था। क्या कह रहे हैं देखो, आपके पास एक चार्ज्ड वायर है कुछ इस तरह की, आपने उसको बेंड किया इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा, यहाँ लैम्डा तो सेम रहेगा जो भी है, इज लैम्डा, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ सेंटर पर कितना होगा, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हमने फॉर्मूला भी लिखा था, क्या लिखा था, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। तो आर आपके पास कितना हो जाएगा, ए साइन 180 बाई 2, क्योंकि एंगल कंप्लीट 180 है, 180 बाई 2 करोगे साइन 90 इज 1। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई ए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए विल बी योर आंसर, राइट। सेमी सर्कुलर आर्क था और इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करोगे डायरेक्ट तुम्हारे पास आंसर है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 2 चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल। तो ये अगर हम आने वाले टॉपिक में वैसे पढ़ेंगे कि जब कभी आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि आपको गिवन है एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू, और उनके बीच डिस्टेंस होता है कुछ भी एल, तो ये अपने आप में एक सिस्टम बनाता है दैट इज गिवन नेम एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका नाम हमने रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ सोल्व नहीं करना। तो ये डाइपोल का क्वेश्चन है, आने वाले टॉपिक में मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। तो वो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर वरीज एस, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके केस में कैसा बढ़ता है। अभी तो हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे वहाँ हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस पर उसके इन्वर्सली स्क्वायर पर डिपेंड करते हैं, राइट। बट इन केस ऑफ डाइपोल, जब डाइपोल की बात करते हो तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। आगे हम पढ़ेंगे यही बातें, तो ठीक है एक बार के लिए। नाउ ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट सेंटर। तो देखो क्या सिस्टम है, वैसे तो ये क्वेश्चन गॉस लॉ है बट इसको यहां भी कर सकते हैं। तो तुम्हें एक बार टॉपिक बताता हूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, और एक आपके पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। आपके पास दोनों केसेस में स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर यहां, एक स्फीयर यहां, दोनों का रेडियस सेम r। इसके ऊपर सरफेस पर चार्ज है ओनली, बिकॉज इट इज़ अ होलो शेल है, तो अंदर से खोखला होगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर चार्ज होगा जो भी होगा इसका, और सरफेस पर चार्ज मैं लिखता हूँ इसके ऊपर है Q, और सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर भी चार्ज होगा, और इसका टोटल चार्ज मैं एज्यूम करता हूँ Q। अब आपको फाइंड करना होता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 अलग अलग पॉइंट्स पर। पहले सबसे दूर के किसी पॉइंट P पर, जो कि सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर होगा, स्मॉल r, तो एट r ग्रेटर देन रेडियस आप देखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू KQ बाई स्मॉल r स्क्वेयर, KQ बाई स्मॉल r स्क्वेयर। सेम इसके केस में भी, जब तुम्हारे पास एट अ डिस्टेंस r ग्रेटर देन रेडियस हो, यानी कोई भी P पॉइंट जिसका सेंटर से डिस्टेंस तुम लिखते हो स्मॉल r, तब तुम लोग बोलोगे ए की विल बी इक्वल टू KQ बाई स्मॉल r स्क्वेयर। यहाँ मैं लिखता हूँ P और यहाँ भी P। अब बात करते हैं एट सरफेस की। एट सरफेस यानी जब आपका r रेडियस के बराबर हो, यानी आपका पॉइंट इस बार आ गया यहाँ,
इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ कोई भी पॉइंट बी। तो एट पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वेयर। और यहां लिखोगे एट आर इक्वल्स टू आर, यानी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी तुम्हारा ये रहा, इसका डिस्टेंस कैपिटल आर, तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वेयर, उसका मैग्नीट्यूड। अब तीसरी बात करते हैं, एट आर लेस देन कैपिटल आर, यानी किसी अंदर के किसी पॉइंट पर, अंदर का पॉइंट कोई भी मैं मानता हूं ए, इस अंदर के पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर, इसके लिए तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ई एट ए विल बी इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब। जब यही पॉइंट तुम्हारा इस शेल के अंदर आएगा, मान लो ए पॉइंट ये रहा, उस ए पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर, तो उसके लिए तुम लोग लिखोगे एट आर लेस देन कैपिटल आर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहाँ कोई चार्ज नहीं है, चार्ज सारे का सारा कहाँ रहेगा, बाहर सरफेस पर, अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। चलो इस थ्योरी का यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। हमारा क्वेश्चन था ये, होलो मेटल स्फीयर, होलो मेटल स्फीयर यानी कुछ ऐसा सीन, इस स्फीयर के केस में जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब वो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर वरीज एस। तो हमें पता है कि सेंटर से किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वरी करते हैं, पूरे अंदर के किसी रीजन पर कितना होता है, जीरो, सरफेस पर कितना होता है के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, दूर के किसी पॉइंट पर कितना होता है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ये वैल्यूज आंसर में होंगी वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो जीरो एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, बिल्कुल रेडियस के अंदर तो जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो बिल्कुल, डिक्रीजेज नहीं, डिक्रीजेज इंक्रीजेज बिल्कुल भी नहीं। अब आगे की बात, इंक्रीजेज एज स्मॉल आर इंक्रीजेज, वो कहता है कि जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। तो तुम्हारा ऑप्शन बनना चाहिए डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर ग्रेटर देन आर, मतलब ये तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट होगा कि जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होता जाएगा रेडियस से डिस्टेंस बढ़ने पर। अगला क्वेश्चन, ये पैरेलल लाइन चार्ज का क्वेश्चन है। देखो पैरेलल लाइन चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पैरेलल लाइन चार्ज जो तुम्हारे पास होते हैं ना, पैरेलल लाइन चार्ज छोड़ो, एक सिंपल लाइन चार्ज की बात करते हैं। हालांकि ये सभी टॉपिक्स हम गॉस लॉ में पढ़ेंगे, बट पहले ही पढ़ा देता हूँ एक में, कि आपके पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज होते हैं, उसकी कुछ चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, बिल्कुल ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है इस लाइन चार्ज के कारण किसी पॉइंट P जिसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होती है स्मॉल आर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो तुम लोग फॉर्मूला यूज करते हो ई पी विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाय स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस r दूर होगा इस लाइन चार्ज से, तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय आर। अब डायरेक्शन की बात आए, अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो डायरेक्शन बाहर की तरफ, अगर चार्ज नेगेटिव हो तो डायरेक्शन चार्ज की तरफ। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज का, और यही हम यहां यूज करने वाले हैं। देखो कैसे, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस डैम लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r, यानी आपके पास टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है, एक की चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, एक की चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा। ऑलराइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है कैपिटल 2r,
तो बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन दीज टू लाइन। यानी मिड वे का मतलब कोई भी पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस दोनों वायर से कितनी होगी, 2r का हाफ, यानी r और r। इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, दोनों वायर्स का बारी बारी फाइंड करेंगे, बाद में वेक्टर सम कर देंगे। तो पहले इस वायर का बताओ, इस वायर का इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा अंदर की तरफ, क्योंकि चार्ज माइनस का कितना होगा 2k लैम्डा बाय कैपिटल R। इस वायर का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2k लैम्डा बाय कैपिटल R। अगर डायरेक्शन की बात करूं, चार्ज पॉजिटिव है तो निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ई नेट तुम लोग बोल सकते हो 2k लैम्डा बाय R प्लस 2k लैम्डा बाय R। तुम्हारा आंसर होना चाहिए 4k लैम्डा बाय R। और यहाँ एप्सिलॉन नोट में है तो k को ओपन कर दो, k को ओपन किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा, 4 से 4 कैंसिल, तो तुम्हारा आंसर क्या आया, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नोट R, और न्यूटन पर कूलम्ब तुम्हारी यूनिट। और ये रहा तुम्हारा सी ऑप्शन। एक प्लस एक माइनस दोनों ऐड होंगे और तुम्हारा रिजल्ट आ गया, दोनों को ऐड करने पर 4k लैम्डा बाय R। तो यहाँ क्या बात हो रही है, एक मेटल क्यूब है, साइड 5 सेंटीमीटर, इस चार्ज विद 6 माइक्रो कूलम्ब, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी पर हमने बात अभी तक नहीं की, तो उस पर कर लेते हैं एक बार। हालांकि लाइन चार्ज को मैंने इंट्रोड्यूस पहले कर दिया था, बट एक बार दोबारा कर देता हूँ। हमारे पास जो चार्ज सिस्टम होते हैं ना, चार्जेस के सिस्टम, उसमें क्या होता है आपके पास, यहाँ तो आपके पास गिवन होता है पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस जिनकी कोई शेप नहीं होती, बस उनकी पोजीशन आपको डिफाइंड होती है कि यहाँ एक चार्ज Q1 है, यहाँ एक चार्ज Q2 है, यहाँ एक चार्ज Q3 है, और आप उन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करते हो। और एक सिस्टम आपके पास और होता है, दैट इज नोन एज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 टाइप्स है तुम्हारे पास। पहला लाइन चार्ज, दूसरा सरफेस चार्ज, तीसरा वॉल्यूम चार्ज। अब इनका मतलब क्या है कि जब आपके पास किसी एक लाइन के अलोंग चार्ज बिछा हुआ हो, चार्ज बिछा हुआ एक लाइन के अलोंग, और तुम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है, तो उस टाइम तुम लोग एक चीज़ डिफाइन करते हो, दैट इज लैम्डा, विच इज़ नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो आपको बताएगा कितना चार्ज बिछा है कितनी लेंथ में, और उसका फॉर्मूला तुम बोलते हो लैम्डा इक्वल्स टू कैपिटल Q बाई L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सेम वे में जब सरफेस की बात हो, तुम्हारे पास एक सरफेस है, उस सरफेस पर बिछा हुआ है चार्ज, चार्ज कितना कैपिटल Q, और सरफेस का एरिया A, तब तुम लोग डिफाइन करते हो सिग्मा, विच इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसका फॉर्मूला तुम लिखते हो चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय टोटल एरिया। अगर कभी बात हो ना एक छोटे से एलिमेंट की, तो वहाँ छोटा चार्ज डिवाइड बाय उस छोटे से एलिमेंट का एरिया लिख देते हो तुम। सेम वे में तुम्हारे पास कोई वॉल्यूम है, कोई भी एक रैंडम वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में चार्ज बिछा हुआ है कंप्लीटली, तब तुम लोग डिफाइन करते हो रो, विच इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। कितना चार्ज आया, कितनी वॉल्यूम में आया, ये सब के सब आपको बताते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 टाइप्स, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। इनके फॉर्मूलाज तुम्हें याद होना चाहिए। और लैम्डा पर तो हमने बात कर ही ली थी पहले कि लैम्डा कब यूज होता है, जब आपके पास लाइन चार्ज हो। लाइन चार्ज में आप यूँ नहीं बताते कि इसका चार्ज क्यों है, आप बताते हो कि उसकी चार्ज डेंसिटी इतनी है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि यहाँ कितना चार्ज है, क्योंकि वो इनफाइनाइट लेंथ का होता है यूजुअली। तो हम डिफाइन करते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी इतनी है, तो तुम चार्ज अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर तुमसे पूछा जाए। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, अभी जो पीछे गया था देखो। एक मेटल क्यूब है आपके पास, अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज चार्ज विद 6 कूलम्ब।
एक मेटलिक क्यूब, ऑलराइट, मेटलिक क्यूब जिसकी साइड आपको क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। उस मेटलिक क्यूब को आपने चार्ज दिया कितना 6 माइक्रोकुलाम, क्यू गिवन 6 माइक्रोकुलाम। तो बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा क्यूब का। सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछे बट शेप 3D है, इट मीन्स जो आपका चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के एरियाज पर रहेगा, सरफेस के एरियाज पर रहेगा, वो अंदर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आएगा। चार्ज सारे का सारा इस क्यूब के कवर पर है, तो कवर पर अगर चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। और चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपके पास, चार्ज डिवाइड बाय एरिया। चार्ज कितना है तुम्हारे पास 6 माइक्रोकुलाम, तो -6 लिख दो। एरिया कितना है तुम्हारे पास, इस क्यूब का सरफेस एरिया लगाओगे, क्यूब के कितने फेसेस हैं 6, और हर एक फेस का एरिया कितना लिखोगे 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴, बिकॉज अभी सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, 6 से 6 कैंसिल, सिग्मा विल बी इक्वल टू 1/25, ऊपर गया 10⁻⁻⁶ प्लस 4, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है 1/25 इंटू 10⁻⁻², और कुलाम पर मीटर स्क्वायर तुम्हारी यूनिट, क्योंकि ये कुलाम देगा ये मीटर स्क्वायर देगा। और आंसर में तुम्हारे 4 आ रहे हैं, तो इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से डिवाइड कर दूं, तो ये टर्म बनेगी 4, और ये 10 ऊपर जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा सिग्मा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ कुलाम पर मीटर स्क्वायर, बट -4 भी नहीं है, बट 0.4 तो है, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो 10⁻⁻3। इसको थोड़ा सोल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो ऐसे करते हैं हम चार्ज डेंसिटी की बातें। अब कुछ बातें इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, टॉर्क पर कैसे करोगे देखो। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपली आपके पास क्या होता है कि एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू, दो चार्जेस दोनों सेम चार्ज, मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर डिफरेंट है, उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस डी हो, तो पूरे का पूरा सिस्टम क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन करते हैं, और डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो तुम लिखते हो हमेशा P इक्वल्स टू चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। अगर तुमसे डायरेक्शन पूछा जाए कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये था तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल का। डाइपोल क्या, आपके पास दो चार्ज हैं, दोनों सेम नेचर के, और दोनों में एक छोटा सा डिस्टेंस है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे तो कई बार क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में मल्टीपल चार्जेस भी दे देते हैं, बट वो मल्टीपल चार्जेस का क्वेश्चन नीट में नहीं आता इतना, इसलिए हम उस पार्ट को स्किप करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ बेसिक्स पर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इसके बाद बात आती है इसके ऊपर लगने वाले टॉर्क की। टॉर्क से पहले एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड देख लें हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, उसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो तुम्हें याद रखने। देखो क्या, तुम्हारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, राइट, उनके बीच का सेंटर O, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A। पहले बात करते हैं एट एक्सियल पॉइंट। एट एक्सियल पॉइंट, एक डाइपोल की लाइन के अलोंग कोई भी एक पॉइंट, आप उसको बोलते हो हमेशा एक्सियल पॉइंट, यानी जो इस लाइन के अलोंग आ रहा हो। तो मैं कोई भी पॉइंट मानता हूँ P, जिसका सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस है स्मॉल r, तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला तुम लिखते हो 2kp डिवाइड बाय r क्यूब हमेशा। अगर तुमसे डायरेक्शन पूछा जाए तो इसका जो डायरेक्शन लिखोगे वो लिखोगे अलोंग डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मोमेंट के अलोंग, माइनस से प्लस की तरफ, यानी इस तरफ इसका डायरेक्शन होगा। सेकंड, अगर तुमसे पूछे एट इक्वेटोरियल पॉइंट,
एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होता है, ध्यान से देखो, ये चार्ज माइनस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू, उनको जोड़ने वाला लाइन, उनका सेंटर, ये डिस्टेंस यहाँ से ए, ये डिस्टेंस भी ए। अब इस ओ पॉइंट पर कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लो, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मैंने कोई पॉइंट पी माना जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, तो ये पॉइंट पी तुम्हारा क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट। उस सेंटर से परपेंडिकुलरली ऊपर भी या नीचे भी कोई भी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे वो होगा हाँ तुम्हारा ई इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू, यहाँ लिखो ई एक्सियल, टू नहीं आएगा यहाँ, के पी डिवाइड बाय आर क्यूब। अगर डायरेक्शन की बात हो तो माइनस होता है ये डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट, डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन देता है। कैसे देता है वो डेरिवेशन में दिख जाता है तुम्हें, जब डेरिवेशन तुम पढ़ोगे। तो हम थ्योरी की बात करेंगे, जस्ट फॉर्मूलाज रिकैप कर रहे हैं हम, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिनेरियो होता है। अब इसमें भी कुछ बातें और, कि यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर फॉर्मूला में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r³ की। एक चीज़ स्पेशल होती है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के केस में हमेशा r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब दो बातें और डाइपोल की ही, दैट इज फर्स्ट टॉर्क, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो देखो क्या है, टॉर्क कब लगता है, जब आप किसी डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, उस टाइम उस पर एक टॉर्क लगता है। उस टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, या फिर टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। पी इज डाइपोल मोमेंट, पी इज डाइपोल मोमेंट, ई इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड पी, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल। थर्ड और सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है हमेशा माइनस ऑफ पी डॉट ई, या फिर माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। ये तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये तुम्हारे पास टॉर्क का फॉर्मूला। आप करते हैं क्वेश्चन, तो देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको गिवन है 30 डिग्री एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन, टॉर्क उसने 4 न्यूटन एक्सपीरियंस किया। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। यानी आपको बताना है कि चार्ज कितना होगा डाइपोल का, अगर डाइपोल की लेंथ आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं टॉर्क के फॉर्मूला से डाइपोल मोमेंट को फाइंड आउट करता हूँ, राइट। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तुम लोग क्या लिखते हो, चार्ज इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ लिख दोगे चार्ज इंटू डिस्टेंस ई साइन थीटा। मुझे क्या फाइंड करना है, क्यू, तो वैल्यूज़ को एक बार पुट कर देते हैं। टॉर्क की वैल्यू 4 न्यूटन मीटर, ये मीटर भी है। चार्ज तुम्हें फाइंड करना है, लेंथ कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, 2 × 10⁵ इंटू थीटा आपको कितना गिवन है 30 डिग्री, तो साइन 30 पुट करोगे 1/2। अब इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर फाइनल। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 बनेगा, -2 + 5 तो ये 3 आया, 2 × 10⁻³ और ये माइनस का, दैट विल बी योर आंसर। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 2 मिली कूलम। ये लो,
2 मिली कूलम तुम्हारा आंसर, फॉर्मूला बेस्ड था, राइट। तो टॉर्क को ऐसे यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो टॉर्क पर, ये सेम टू सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो गया हमने अभी किया है। तो चलो अगले क्वेश्चन पर। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, डाइपोल मोमेंट जो मैं गिवन है पी, इज अलाइंड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल बाय 90 डिग्री। अगर आपको डाइपोल को रोटेट करना है बाय 90 डिग्री तो उसकी एनर्जी कितनी चाहिए होगी? तो सिंपली बता सकते हो, सॉरी वर्क डन बताना है यहाँ, द एनर्जी रिक्वायर्ड यानी कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही बात है। तो इनिशियली 180 पर है, उसको बाद में कहाँ लेके जाओगे? सो इनिशियली 0 पर है, उसको बाद में लेके जाओगे 90 पर। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो किसके बराबर होगा? टोटल वर्क डन के। वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, तो अभी बात कर लेते हैं। और यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ आएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। फाइनल और u का फॉर्मूला तुम्हारे पास है माइनस पी ई कॉस थीटा। फाइनली जो एंगल आया वो तुम्हारे पास 90 डिग्री। इनिशियली जो एंगल आया वो था 0 क्योंकि p और e पैरेलल थे। तो इस केस में अगर तुम u लिखोगे माइनस पी ई कॉस 90 और यहाँ लिखोगे माइनस ब्रैकेट माइनस बी ई कॉस 0, तो ये टर्म तो तुम्हारी 0 बन गई। माइनस माइनस प्लस कॉस 0 विल बी 1 और तुम्हारा टोटल वर्क डन कितना आएगा? इसके बराबर। वर्क डन माइनस में आ रहा है, एनर्जी प्लस में आएगी, तो पी ई तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ऑलराइट, तो इस तरह से तुम करोगे पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस को। तो अब बात करते हैं लास्ट के कुछ टॉपिक्स की। गॉस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताते हैं, सिंपल फाई, उसका फॉर्मूला ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एन एरिया, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से पास होगा किसी एंगल पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस करेंगे ना उस एरिया को, वो होता है तुम्हारा फ्लक्स। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल का कोस और ई को मल्टीप्लाई कर दो, ई ए कोस थीटा। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं। और जो गॉस लॉ तुम्हें कहते हैं, गॉस लॉ तुम्हें कहता है कि नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस will be equal to 1 upon epsilon naught times of total charge in it। तो ये बात करते हैं गॉस लॉ, जब आपके पास कोई सरफेस क्लोज्ड है। सपोज करो तुम्हारे पास कोई एक रैंडम सरफेस है जो कंप्लीटली क्लोज्ड है, उसके अंदर चार्ज पड़ा है Q1, एक चार्ज पड़ा है Q2, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स वो बराबर होगा नेट चार्ज सिस्टम का कितना Q1 और Q2 कंबाइन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला वो इस वे में प्रेजेंट करते हैं। और ये जो गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को कंपेयर करता है यहाँ, और वो फॉर्मूला चार्ज की बात करते हैं। दोनों के अपने अपने यूज़ हैं, दोनों यूज़ होते हैं, और कैसे कैसे यूज़ होते हैं देखते हैं, राइट। हाँ, और गॉस लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, हालांकि वो टॉपिक पहले पढ़ लिया, दोबारा देख लो। कोई भी तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसके ऊपर चार्ज बिछा हुआ है और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो तुम्हें बताना होता है किसी पॉइंट P जो कि इससे परपेंडिकुलरली r डिस्टेंस दूर है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लिखते हो 2k लैम्डा बाय r। अगर डायरेक्शन की बात करें, चार्ज माइनस का हो तो डायरेक्शन अंदर की तरफ, चार्ज प्लस का हो तो डायरेक्शन बाहर की तरफ। एक इसमें दूसरा और पार्ट,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेनर शीट, कि आपके पास एक प्लेन शीट है बहुत ही लंबे साइज़ की, कुछ इस तरह का सीन है, एक इनफाइनाइट शीट है, 2D है, तो चार्ज डेंसिटी क्या डिफाइन करोगे, सिग्मा। उस चार्ज शीट से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे, हमेशा क्या आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट पर फाइंड करो, आंसर एक ही आएगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर निकलता हुआ वेक्टर। और इसमें एक पार्ट और होता है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। और स्फेरिकल शेल का क्वेश्चन हमने अभी कर ही दिया था, अभी कुछ देर पहले स्फेरिकल शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे, तो वो ऑलरेडी डन हमने कर रखे हैं। अगर आपको फॉर्मूला देखना हो तो पीछे के कुछ पेजेस पर आप देख सकते हो वीडियो को बैक करके, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ का यही होता है। अब आता है क्वेश्चन पर कि कैसे अप्लाई करना है। देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज स्फीयर डिपेंड्स अपॉन, अभी मैंने गॉस लॉ का फॉर्मूला लिखा था, क्यू एन क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमने यहाँ बात की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, क्यू एन क्लोज कितना है उस क्लोज सरफेस के अंदर, राइट। तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, एरिया ऑफ सरफेस नहीं, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस एंड क्लोज्ड बिल्कुल, शेप ऑफ सरफेस नहीं, वॉल्यूम ऑफ सरफेस नहीं, वॉल्यूम शेप एरिया से कोई मैटर नहीं है, दिक्कत आएगी बस चार्ज से कि चार्ज उसके अंदर कितना बिछा हुआ है, और वही तुम्हें बताएगा फ्लक्स के बारे में। आ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, एक क्यूब है तुम्हारे पास, बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्यूब का, बोर्ड में भी आता है, नीट में भी आता है। इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पर कोई चार्ज क्यू है, तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी वन ऑफ इट्स फेसेस, यानी सिर्फ बताओ इस एक फेस में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा। तो देखो, क्या आपका क्यूब क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है, क्यूब इज पैक्ड, तो पूरे के पूरे अगर मैं क्यूब की बात करूं, फॉर होल क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिखोगे, चार्ज कितना है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल। बात हो रही है एक स्पेस की, एक साइड की, तो टोटल क्यूब में कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स, तो मतलब ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 6 साइड्स की। अगर मुझे वन साइड की बात करनी हो तो इस वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूं 6 से, तो मेरा यही आंसर होगा, राइट। तो दैट विल बी योर आंसर, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा, एक फेस की बात हो रही है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 2 की होगी तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में कर देंगे, 3 की होगी तो 3 मल्टीप्लाई में कर देंगे, ऑलराइट। A sphere encloses an electric dipole with charge plus minus 3 माइक्रोकूलम्ब। ए स्फीयर है, स्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर का सेंटर हो, उस स्फीयर के अंदर डाइपोल प्लेस्ड है, ये चार्ज +3 माइक्रोकूलम्ब, ये चार्ज -3 माइक्रोकूलम्ब, ओके। बट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस दिस स्फीयर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज दोनों को ऐड करो, +3 माइक्रोकूलम्ब -3 माइक्रोकूलम्ब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे 0, तो 0 इसका फ्लक्स होना चाहिए, टोटल चार्ज 0 है, तो चार्ज टोटल 0 है तो फ्लक्स कितना आएगा, 0, ऑब्वियस। What is the flux through a cube of side A if a point charge of Q is at one of its corner? तो देखो लाइन बाय लाइन क्या कह रहे हैं, उसको विजुअलाइज करो। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई क्यूब है, बिल्कुल, उस क्यूब के किसी कॉर्नर के किसी पॉइंट पर व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब of side A if a point charge Q is placed at one of its corner। इस पॉइंट पर एक हमने चार्ज को प्लेस कर दिया, बिल्कुल। अब वो पूछ रहे हैं फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा इस क्यूब से,
क्या ये क्यू आपका क्लोज है, सॉरी क्यू क्या ये जो चार्ज है वो सरफेस के अंदर है या बाहर है, बाहर है, तो इसको अंदर करना होगा। अंदर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अराउंड सिमेट्रिकल क्यूब्स को प्लेस करते हैं। एक क्यूब आपका ये था इनिशियली, एक क्यूब मैंने और रखा, अभी भी ये अंदर तो नहीं हो रहा, राइट। तो अंदर करने के लिए मैंने एक क्यूब यहाँ डिज़ाइन किया, एक क्यूब मैं और डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ 4 क्यूब्स को हमने जचा दिया, बट सिस्टम आपका अभी भी क्लोज में नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर की तरफ से तो क्लोज हो गया बट ये चार्ज नीचे की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ हमने 4 क्यूब्स रखे, इसके नीचे 4 क्यूब्स और आएंगे। नीचे 4 क्यूब आने का मतलब डायग्राम बनेगा कुछ आपका इस तरीके का। आप नीचे की तरफ क्यूब्स बनाएंगे काफ़ी सारे, और कुछ इस तरीके का तुम्हारा डायग्राम होगा। 4 क्यूब ऊपर 4 क्यूब नीचे, तब जाकर ये आपका चार्ज क्लोज होगा। क्लोज होगा तो इट मीन्स पूरे के पूरे डायग्राम में से थ्रू 8 क्यूब्स का डायग्राम टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट मुझे फाइंड करना है उसी क्यूब का जो मेरे पास इनिशियली था। 8 क्यूब का कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब का कितना होगा, क्यू डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, और ये तुम्हारा आंसर। 8 क्यूब्स का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब का निकालना है तो क्यू से 8 को डिवाइड कर दो। नेक्स्ट, a square surface of side L meter in the plane of paper is placed in a uniform electric field E acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side। ये वो ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ो। बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारे पास एक प्लेनर शीट है या एक एरिया है, ठीक है। उसका एरिया आपको गिवन है ए, सॉरी साइड आपको गिवन है एल। अब वो कहता है कि इस शीट के प्लेन के बिल्कुल पैरेलली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंगल बना रही हैं इसकी साइड के साथ थीटा, ठीक है, मान लेते हैं। और वो पूछता है कि फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा। अब बात ये है कि मेरे पास ये शीट, फ्लक्स तब पास होना अगर इस शीट के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही हैं, तो शीट को तो आर पार कर ही नहीं रही, वो शीट के पैरेलली जा रही हैं। हमें कैसे पता लगा, हमें इस बात से पता लगता है इज एक्टिंग ऑन सेम प्लेन, ये प्लेन है यहाँ, एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, दोनों के प्लेन सेम है। फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं उसको टच करते हुए। अगर अंदर से जाती तो फील्ड लाइंस पास होती, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, उसको टच करते हुए निकल रही हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से 0 जा रही हैं, तो तुम्हारा आंसर आएगा 0। कभी इसको ये वाला पार्ट मत कर देना कोस देखते। कोस तब आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एंगल से उस सरफेस के अंदर से पास हो, राइट, सरफेस के अंदर से पास हो, बट यहां जा रही है वो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल, तुम्हारा आंसर 0 आएगा। एक और क्वेश्चन देखो, इसमें फ्लक्स का एक कंसेप्ट और क्लियर होगा तुम्हारा। ए होलो सिलेंडर है तुम्हारे पास, हैज अ चार्ज Q enclosed within it. If phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface B, अगर वो कहता है कि इस B सरफेस में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना गिवन है आपको, फाई मान लेते हैं। द फ्लक्स लिंक्ड विद प्लेन सरफेस A इन यूनिट ऑफ वोल्टमीटर विल बी, तो आप बताओ इस ए सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो देखो वो कहता है कि इस पूरे के पूरे सिलेंडर के अंदर एक चार्ज रखा है Q, ठीक है। तो पूरे के पूरे सिलेंडर की बात करूं, फॉर होल सिलेंडर टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, अब इसके अंदर भी कुछ और बातें। इस सिलेंडर की अगर मैं साइड्स की बात करूं 3 है,
या सरफेस की बात करूं 1 2 और 3, ए बी सी 3 सरफेस हैं, तो जो आपका फाई होगा वो तीनों के सम के बराबर होगा, जैसे हमने क्यूब में किया था सभी साइड्स को ऐड करके। बिल्कुल, तो यहां लिख दो ए, यहां लिख दो बी, यहां लिख दो सी। अब एक बात करें, फाई ए और फाई सी का एरिया सेम है, तो इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूं। बिल्कुल, तो आप लिखो 2 फाई ए प्लस फाई बी विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, फाई ए की। 2 फाई ए विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई बी। और तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में फाई, यानी फाई बी की वैल्यू तुम्हें गिवन थी फाई, तो तुम लोग यहाँ पुट कर दो उस चीज़ को। फाई बी को अगर मैं फाई पुट करूँ और इस 2 को अगर मैं डिवाइड में ले आऊँ, तो क्या मेरा ये आंसर बन जाएगा, और ये तुम्हारा कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा। पहला ऑप्शन यही है और ये तुम्हारा आंसर। जब सरफेस आपके पास क्लोज है, बट उस क्लोज सरफेस के अंदर कई सारी साइड्स हैं, तो सभी साइड्स के फ्लक्सेस को आप ऐड करके टोटल के बराबर लिखते हो। क्यूब में हमने यही बात की थी, क्यूब में मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया था बिकॉज क्यूब के सभी साइड सेम थे, यहाँ सेम नहीं है, इसीलिए सभी साइड का फ्लक्स आप अलग से मेंशन करोगे, जिनका सेम है उनको आप सेम लिख सकते हो। ऑलराइट, तो एक छोटा सा पार्ट और है, इसके क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस टाइम, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या होता है। होता क्या है, जब आपके पास एक चार्ज क्यू है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इस क्यू पर एक फोर्स लगता है ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज गिवन एज एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू ई वेक्टर। और इसकी खास बात ये कि अगर आपका चार्ज नेगेटिव हो तो इस पर फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, यानी इट मूव्स ऑपोजिट टू ई। अगर चार्ज आपका पॉजिटिव हो तो ये मूव करेगा अलोंग ई, इट मूव्स अलोंग ई। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आपसे काफी बातें करवाई जाती हैं। सपोज करो तुम्हारे पास कोई चार्ज है क्यू, मास एम, उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगा, कितना लगा, एफ इक्वल टू क्यू ई, और तुमसे पूछे उसका एक्सेलरेशन क्या है, तो तुम क्या लिखते हो, एफ इक्वल्स टू एम ए, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, दोनों को कंपेयर करोगे, एम ए विल बी इक्वल टू क्यू ई, ए विल बी इक्वल टू क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन। इसकी हेल्प से तुम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हो। अगर फाइनल वेलोसिटी की कुछ बातें करें, टाइम की बातें करें, डिस्टेंस की बातें करें, तो इसका यूज करके तुम वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये मेन एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें ध्यान रखना है चार्ज पार्टिकल के केसेस में। जब उस पर फोर्स लगता है आप एक्सेलरेशन कैसे देते हो सकता है वहाँ और भी फोर्सेस प्रेजेंट हो, आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़े और कंपैरिजन करना पड़े। जब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होते हैं, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आई होप आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे काफ़ी हद तक, और इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा आपके एम को अचीव करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।